Good morning, friends. Welcome to on this YouTube channel, बिंदा पालू सेनपाल महाविद्यालय। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स का जो सिलेबस है उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या सिलेबस में है हमारे और क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपका पेपर है उसका नाम क्या है। ठीक है, पेपर का नाम जान लेते हैं कि क्या है। तो आपके पेपर का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं ऊष्मीय भौतिकी और अर्धचालक उपकरण, या फिर कहीं कहीं युक्तियां भी दिखाता है, बताते हैं लोग। ठीक है, तो ऊष्मीय भौतिकी और अर्धचालक उपकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक, इसमें आपको दो पार्ट में पढ़ना रहेगा, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है आपके फर्स्ट पार्ट का नाम जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी ऊष्मागतिकी और गैसों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्य तथा प्रथम नियम, उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। उससे संबंधित जितने भी चीज़ें आती हैं उन सबको सीखेंगे। उसी के तहत देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है स्टेट फंक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था फलन। इसको कोशिश हम यही करेंगे कि दोनों भाषा में बताएं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो अवस्था फलन पढ़ेंगे या स्टेट फंक्शन जिसको कहते हैं। ये क्या होता है? वे मूलभूत गुण जो किसी निकाय की, किसी सिस्टम की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, निर्धारित करते हैं, उन्हें हम अवस्था फलन कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, इन सब सारी चीज़ों को, एंट्रोपी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ना है टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का अर्थ, या यूँ बोले तात्पर्य। ठीक है, क्या अभिप्राय है ऊष्मागतिकी शब्द का, क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर, यानी अब देखिए यूनिट का नाम ही है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जीरोथ लॉ को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट लॉ है ऊष्मा, यानी ऊष्मीय कहने का मतलब थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसको भी पढ़ेंगे। फिर आंतरिक ऊर्जा क्या होता है किसी भी सिस्टम का, किसी निकाय का, वो जानेंगे। फिर ऊष्मा पढ़ेंगे और किसी सिस्टम के द्वारा किया गया क्या कार्य होता है उसको जानेंगे, यानी वर्क डन बाय एनी सिस्टम्स। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, यानी इसको यूं बोले हिंदी में ऊष्मागतिकी प्रक्रम में, जितने भी प्रक्रम हैं उसमें किसी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य क्या क्या होता है, इस चीज़ को जानेंगे। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में आप देखेंगे कि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे समतापीय, समदाबीय प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम, सम आयतनिक और रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। और उन्हीं के तहत अलग अलग कंडीशन पे किसी भी सिस्टम का वर्क डन क्या होता है इसको जानेंगे। फिर पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या होता है। फिर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, यानी स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों के बीच में पहले तो जानेंगे ये होता क्या है, फिर ये पढ़ेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है, यानी इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कार्नाट्स का इंजन। ठीक है, ये क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे इफिशियंसी, यानी कार्नाट्स इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, यानी दक्षता क्या होती है, उसको जानेंगे। एंड कार्नाट्स थ्योरम,
और कार्नाट्स का जो प्रमेय होता है उसको जानेंगे। फिर पढ़ेंगे इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंबस्शन एनर्जी, यानी दहन इंजन की जो आंतरिक दक्षता होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और दोनों में, ऑटो एंड डीजल दोनों में, ठीक है। फिर जो आपको दूसरा यूनिट पढ़ना है जिसका नाम है सेकेंड एंड थर्ड लॉ, जिसका नाम है सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय और तृतीय नियम, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ, यानी ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है उसे अलग अलग कथन के रूप में, अलग अलग कथन का मतलब जैसे क्लैसियस साहब ने क्या अपने कथन में बताया इसको, और केल्विन साहब ने क्या बताया, उस चीज़ को इसमें जानेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे क्लैसियस इनइक्वलिटी, यानी क्लैसियस असमानता क्या होती है इसको जानेंगे। फिर पढ़ना है एंट्रापी, फिर पढ़ना है एंट्रापी को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी एंट्रापी का जो भौतिक महत्व होता है उसको जानेंगे, ठीक है। फिर एंट्रापी परिवर्तन पढ़ेंगे, यानी एंट्रापी चेंजेज इन वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस, यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में उसके तहत जो जो परिवर्तन होता है एंट्रापी में, ठीक है, उसको सीखेंगे। कहने का मतलब थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम में, यदि इनमें हम कोई परिवर्तन करते हैं तो एंट्रापी में किस प्रकार का परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है उसको जानेंगे, एंड अनएटनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। इस चीज़ को भी देखिए उसके साथ में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल, यानी उसमें विभव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे मैक्सवेल रिलेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम SPTV में जो 4 फार्मूले बने हुए हैं वही संबंध इसमें पूछा जाता है। इसके बाद कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस, यानी जो फिजिबिलिटी की कंडीशन होती है, यानी वो कब फिजिबल होगा कब फिजिबल नहीं होगा, उसकी क्या शर्तें हैं उसको जानेंगे। फिर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, यानी निकाय की जो साम्यावस्था होती है वो कब होता है इसको सीखेंगे। इसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, इसको हम जानेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है इसको फिर सीखेंगे। इसके बाद आपका जो तीसरा यूनिट है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों की गतिज ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रमेय है उसको जानेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा आपको काइनेटिक मॉडल पढ़ना है एंड डिडक्शन ऑफ गैसेस लॉ, यानी गैस लॉ, गैसों का जो नियम है वो कैसे प्राप्त हुआ है उसको भी जानेंगे। फिर पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, यानी वेगों के वितरण से संबंधित जो मैक्सवेल साहब ने जो नियम दिया था उसको हम इस टॉपिक में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसका प्रयोगशाला में कैसे सत्यापन हुआ उसको भी जानना है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की क्या कोटियां हैं, यानी स्वतंत्रता की कोटियां किसे कहते हैं इसको जानेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की समविभाजन का नियम क्या होता है जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा का समविभाजता का नियम, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसके डेरिवेशन को हमको नहीं पढ़ना है, इसमें दिया है नो डेरिवेशन टू नो डेरिवेशन, यानी इसका जो निगमन है उसको हम नहीं सीखेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें देखिएगा गैसों के विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुप्रयोग है वो भी किसमें मोनो, डाई एंड पॉलीएटॉमिक, यानी एकल परमाणु और द्विपरमाणुक और बहुपरमाणु गैसों के जो विशिष्ट ऊष्मा का अनुप्रयोग है उसको भी इसके तहत सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका पार्ट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट यूनिट है वो ये है थ्योरी ऑफ रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का प्रमेय हम बोले। इसमें हम
रेडिएशन के बारे में जानेंगे, ब्लैक बॉडी क्या होता है यानी जिसको हम कृष्णपिंड कहते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है आपको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले आप ब्लैक बॉडी सीखेंगे, फिर रेडिएशन क्या होता है इसको जानेंगे यानी विकिरण जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ जानेंगे। इसके बाद सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी यानी रेडिएशन में जो ऊर्जा घनत्व की अभिधारणा है वो क्या होती है उसको जानेंगे। एंड प्रेशर ऑफ रेडिएशन, विकिरण का दाब क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ यानी प्लैंक साहब ने रेडिएशन से संबंधित, विकिरण से संबंधित जो नियम दिए उसका हमको डेरिवेशन यानी नियम को भी जानना है और निगमन भी करना है। फिर पढ़ना है डिडक्शन ऑफ वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। वीन्स का जो वितरण नियम है उसको कैसे प्राप्त किया गया इसको भी हम सीखेंगे। रैले जीन्स लॉ ये भी सीखेंगे, रैले साहब का जो नियम है। स्टेफान वोल्टेज मान लॉ ये सीखेंगे। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये जितने भी लॉ है जैसे कि प्लैंक लॉ हो गया आपका, फिर वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रैले जीन लॉ और स्टेफान वोल्टेज मान लॉ और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये भी सीखेंगे। और वो भी कहाँ से, ये प्लैंक लॉ से जो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ प्राप्त हुआ है उसको जानेंगे। ये इतना आपको फर्स्ट यूनिट में सीखना था, यानी फर्स्ट पार्ट में सीखना था और 4 यूनिट थे। अब हम सीखेंगे इसके सेकेंड पार्ट जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसके तहत जो आपका 5वां यूनिट है जिसका नाम है डीसी एंड एसी सर्किट्स यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का जो परिपथ है या सर्किट है उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं सीखेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट यानी इंडक्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। यल का मतलब इंडक्टेंस और आर का मतलब रेजिस्टर्स, ठीक है। तो ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट्स जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टर लगा हो उसमें करंट का इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है यानी वो कब बढ़ेगा और कब डिके होगा, कब क्षय होगा, इस चीज़ को हम सीखेंगे। फिर सीखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, एलसी एंड आरसीएल सर्किट्स। यानी देखिएगा हम किसी कैपेसिटर का कब वो चार्ज होगा कब डिस्चार्ज होगा वो भी अलग अलग परिपथ में। पहला आपका रहेगा आरसी सर्किट यानी जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा रहेगा। दूसरा एलसी सर्किट यानी जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर लगा रहेगा। और तीसरा जिसमें तीनों लगा हो, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टेंस लगा हो, उसमें हम कोई कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा कैसे डिस्चार्ज होगा इस चीज़ को जानेंगे। फिर नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे, इसके तहत अध्यारोपित का सिद्धांत जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं इसको सीखेंगे, रेसिप्रोसिटी सीखेंगे। फिर सीखेंगे थ्योनिन्स, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। ये सीरीज के लिए होता है, ये पैरेलल के लिए होता है, इसको सीखेंगे। फिर सीखेंगे एसी ब्रिज। एसी ब्रिज में क्या क्या सीखना है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व की माप कैसे होती है इसको जानेंगे, वो भी किसमें मैक्सवेल, ओवेंस एंड एंडरसन ब्रिज यानी मैक्सवेल ब्रिज में, ओवेंस ब्रिज में और एंडरसन की ब्रिज में जो इंडक्टेंस का मेजरमेंट होगा वो कैसे होता है इस चीज़ को भी जानेंगे, ठीक है। फिर आगे हम ये सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस यानी कोई भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को कैसे मापते हैं, कोई संधारित्र है तो उसको कैसे मापते हैं, तो वो भी किसमें सियरिंग ब्रिज में, वीन्स ब्रिज में और डी सट्टी ब्रिज में, ठीक है। इन तीनों ब्रिजों में कैसे हम किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मापते हैं इसको जानेंगे। फिर आपका जो छठा यूनिट है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पहले आपको ये पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, डायोड्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे बनते हैं,
जैसे इसमें आपको पढ़ना है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसके बारे में जानना है। फिर पढ़ना है क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है, ठीक है, उसको जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन लेयर, और वो भी किस में, इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में डेप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन यानी निर्माण कैसे होता है। डेप्लीशन लेयर का मतलब अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र भी बोलते हैं, तो वो पीएन जंक्शन में कैसे उसका निर्माण होता है ये जानेंगे। फिर आपको पढ़ना है फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस अवक्षय, वो भी देखिएगा, फील्ड दिया है पोटेंशियल एट द डेप्लीशन लेयर, यानी अवक्षय परत पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का कैसे, मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है। फिर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस डायोड में करंट फ्लो की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसको सीखेंगे। फिर पढ़ेंगे डायोड फैब्रिकेशन, डायोड का निर्माण कैसे होता है, अभी हमने आपको बताया। पीएन जंक्शन डायोड, इसके बारे में पढ़ना है। एंड इट्स, देखिएगा पहले आपको पीएन जंक्शन पढ़ना है कि पीएन जंक्शन होता क्या है। फिर आपको पढ़ना है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता क्या है। स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी ये क्या होते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है। इसके बाद पढ़ना है इसका प्रिंसिपल, देखिएगा प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनर टनल लाइट इमिटिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये डायोड है, जेनर डायोड, टनल डायोड और लिमिटिंग और लाइट इमिटिंग डायोड, यानी जिसको एलईडी बोला जाता है। तो इन तीनों का, जेनर डायोड का, टनल डायोड का और लाइट इमिटिंग डायोड का हमको प्रिंसिपल पढ़ना है, सिद्धांत पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है यानी संरचना पढ़नी है। इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद इसकी विशेषता क्या होती है इसको जानेंगे, और फिर इसका अनुप्रयोग क्या होता है इसको जानेंगे, ठीक है। फिर अगला आ जाता है पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट इसको सीखेंगे। एंड फोटो डायोड्स, और फोटो डायोड्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर जो अगला टॉपिक होगा आपका हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। पहले हम इसमें ये जानेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या डिवाइस जो क्या करता हो, एसी करंट को डीसी करंट में क्या करता हो, परिवर्तित करता हो, उसी को हम रेक्टिफायर्स कहते हैं। तो उसमें भी हमको हाफ वे और फुल वे रेक्टिफायर पढ़ना है। फिर पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है इसको जानेंगे। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर, ये रिपल फैक्टर बराबर होता है RMS आ वैल्यू ऑफ, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, और ये रेशियो होता है किसका, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ DC। इसको हम सीखेंगे कि कैसे रिपल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये सीखेंगे। फिर बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर, बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट्स, ठीक है, इसका क्या आइडिया होते हैं ये सब सीखेंगे। वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, और वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है इसको जानेंगे। फिर जो आपका अगला यूनिट होगा यानी 7वां यूनिट, 7वें यूनिट में आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर के बारे में, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पढ़ना है बाईपोलर जंक्शन PNP, जिसको हम BJT भी कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, BJT भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत FET भी आता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें आपको PNP पढ़ना है, NPN ट्रांजिस्टर पढ़ना है।
वो भी किस में देखिएगा, स्टडी ऑफ सीबी, सीई और सीसी, यानी किस में अध्ययन करना है, कॉमन बेस में, कॉमन इमिटर में और कॉमन कलेक्टर में। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हमको पढ़ना है। और वो भी उसके साथ साथ में क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता जाननी है, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन्स में। ठीक है, करंट गेन क्या होता है ये जानेंगे, फिर जानेंगे रिलेशन बिटवीन दम और इनके बीच में क्या संबंध होता है ये भी जानेंगे। फिर पढ़ेंगे डीसी लोड लाइन एनालिसिस क्या होता है एंड क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन, इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है ये जानेंगे। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, वो भी किसमें, फॉर सीई यानी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में। ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, इसके बाद जो आपको लास्ट यूनिट पढ़ना है, लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसमें आपको ये जानना है कि मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर जो एक से अधिक चीज़ों को मापे, जैसे वोल्टेज भी मापे, रेजिस्टेंस भी मापे और करंट भी मापे। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट और साथ में रेजिस्टेंस। अभी हमने बताया कि मल्टीमीटर वो होगा जो एक से अधिक चीज़ों को मापे, जैसे वोल्टेज भी मापे, करंट भी मापे और रेजिस्टेंस भी मापे। तो उसमें आपको एसी में और डीसी में दोनों पढ़ना है। एसी में आपको वोल्टेज पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, और ऐसे एसी में वोल्टेज का मापन पढ़ना है, करंट का मापन पढ़ना है, और डीसी में रेजिस्टेंस की मापन कैसे करते हैं वो भी, और एसी में रेजिस्टेंस का मापन कैसे होता है मल्टीमीटर के द्वारा, ये भी सीखेंगे। फिर पढ़ना स्पेसिफिकेशन ऑफ मल्टीमीटर, यानी जो मल्टीमीटर है उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, वो जानेंगे, एंड देयर सिग्निफिकेंस, और उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस भी जानेंगे। फिर आपको जो पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको हम CRO भी बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है बेसिक CRO का। CRO अभी हमने बताया कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, इसका डायग्राम भी बनाना है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT, यहाँ देखिएगा CRT है, कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब, ये होता है CRT का फुल फॉर्म, इसके बारे में आपको जानना है। फिर इलेक्ट्रॉन गन भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एंड एक्सीलरेशन, ये भी पढ़ना है, लेकिन साथ में इसका देखिएगा, इसका मैथमेटिकल पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, लिखा है नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी इसका मैथमेटिकल चीज़ नहीं पढ़ना है। फिर पढ़ना है फ्रंट पैनल कंट्रोल्स क्या होता है ये जानना है। फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ ड्यूअल ट्रेस CRO, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो उसके मुख्य गुण हैं, ठीक है, स्पेशल फीचर हैं, उसको जानेंगे। फिर पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ CRO एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी CRO की विशेषता क्या है और उसका महत्व क्या है, उसको जानेंगे। और फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ CRO, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या होता है उसको जानेंगे। फिर पढ़ेंगे स्टडी द वेव फॉर्म, और इसी का देखिएगा CRO का हम क्या पढ़ेंगे, वेव फॉर्म के रूप में, जैसे इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ये होता है, फिर इसके बाद ये इस टाइप का होता है ऐसे करके, तो और फिर ये ट्रायंगुलर भी होता है इस तरीके से। तो इन तीनों को ग्राफ के द्वारा हम जानेंगे, ठीक है, वेव फॉर्म के रूप में। फिर पढ़ेंगे एंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की माप कैसे होती है, करंट की माप कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी की कैसे होती है, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे फेज डिफरेंस, इसकी भी माप कैसे होती है, इसको जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और BSc सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको भी हम नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, उसको आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।